नवाज शरीफ साहब की जब बीमारी थी तब भी कौम को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस वक्त वो लंदन की सड़कों पे बड़ी अच्छी चहलकदमी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी है। 4 हफ्तों की उनको इजाज़त दी गई बाहर ट्रैवल करने की, इलाज कराने के लिए। ये केस नैब का है। नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो है नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें। ये सजा याफ्ता मुजरिम हैं। ये निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है, उसके मुंह पे तमाचा है। अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। बड़े जिम्मेदार बने फिरते हैं, तो अभी उस जिम्मेदारी का सबूत दें। जो तस्वीर नज़र आ रही हैं और उनके बच्चे ही शायद खुद रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। तो इतनी अच्छी सेहत के साथ बाकी की सज़ा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आपने जान ही लिया है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इसके लिए हर कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा, जिसके लिए हाल ही में अभी ताज़ा खबर ये शेयर हुई है कि इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत को ख़त भी लिख दिया गया है। लेकिन क्या हुकूमत ऐसा कर पाएगी? हुकूमत को अचानक ये ख्याल क्यों आ गया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहिए, जबकि अगर उनकी ज़मानत की मुद्दत की बात की जाए तो वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है, उसमें कोई तौसी की खबर तो हमने कभी सुनी नहीं। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि हुकूमत को ये ख्याल आ रहा है कि उन्हें हर सूरत अब वापस लाया जाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। इतना ही नहीं, कुछ सवालात और भी हैं जो नून लीग से भी पूछे जाने ज़रूरी हैं कि मान लिया हुकूमत ने खुद भेजा नवाज शरीफ साहब को, मान लिया कि हुकूमत और अदालतें इस बात पर कन्विंस थी कि वो बीमार हैं, मान लिया उनकी रिपोर्ट्स ऐसी थी, मान लिया कि वो सब बातें बिल्कुल ठीक थी, वो बीमार थे, लेकिन उसके बाद जो कमिटमेंट्स आपने की थी कि आप रिपोर्ट्स भेजेंगे, जिस तरह से पहले आप उनकी सेहत के हवाले से बताते थे, अब क्यों नहीं बताते? अब कोई भी सवाल का जवाब यही क्यों आता है कि हुकूमत से पूछें, इन्होंने भेजा, ये तो खुद कह रहे थे, बीमारी पे सियासत, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उनकी तबीयत कैसी है। तो आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर आपको बताएंगे कि मियाँ साहब की तबीयत है कैसी, और ये भी बताएंगे कि हुकूमत क्या उन्हें वापस ला सकेगी या नहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर इस हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम कदम उठाया है सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से, अब तमाम जो पॉपुलेशन है खैबर पख्तूनख्वा की, उसे ये सहूलत दस्तयाब हो चुकी है कि वो गवर्नमेंट के खर्चे पर अपना इलाज करवा सके। ये कितना बड़ा कदम है और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में अतीका ओढो को भी मुबारक देंगे कि जिन्होंने 9 साल बाद आखिरकार केस जीत लिया है और शराब बरामदगी के हवाले से उनकी खुलासी हो गई है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल निज़ाम इंसाफ के लिए जो छुपा है वो आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगी। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की इतनी बेचैनी क्यों अचानक से शुरू हो गई है हुकूमत को? क्योंकि हमने कल ये बातें की कि वो मुतहर्रिक हो गए, तो क्या इस चीज़ से हुकूमत डर गई है, या फिर जो शेख रशीद साहब आज फरमा रहे हैं कि इमरान खान पछता रहे हैं उन्हें भेज के, वो वाली बात है? बल्कि सुनवा दूँ आपको शेख साहब क्या कहते हैं? चले जी सुनते हैं शेख साहब ने इस बारे में क्या कहा। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। हुकूमत की ख्वाहिश तो है, वो आप है कि नहीं आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। पता उनको भी है कि ये मुश्किल काम है। इमरान साहब, क्या चीज़ ज़्यादा है, उनका मुतहर्रिक हो जाना परेशान कर रहा है या पछतावा परेशान कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि नवाज शरीफ असल में हुकूमत को बेबस महसूस करवाना चाहते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। उसका आप सबूत ये देख लें कि आज शेख रशीद साहब जैसा मंजा हुआ सियासतदान, उसकी भी बेबसी उन अल्फाज में नज़र आ रही थी जब वो कह रहे थे, आपने जब सुनाया भी है कि नवाज शरीफ जो है ना, उनके जाने पे इमरान खान पछता रहे हैं। ये अगर पछता रहे हैं, वज़ीर आज़म पछता रहे हैं, तो बेबस ही है ना वो। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो शेख रशीद ने कहा, ये वाकई उनको वापस लाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि करीब करीब नामुमकिन है अगर नवाज शरीफ खुद वापस ना आना चाहें तो। ठीक, क्योंकि कानून इस बारे में क्या कहता है? कानून जो वहाँ पे हमारा कानून तो चलेगा नहीं, तो ऐसा है नहीं। और जो बरतानिया का कानून है समीना, उसमें सबसे अहम बात यह है कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक अगर कोई बंदा
बेशक विजिट वीज़े पे हो वहाँ पे, ये नहीं कि उनका शहरी हो, लेकिन उसको वहाँ पे वो बीमार हो और उनके डॉक्टर्स अपनी मेडिकल रिपोर्ट में ये कह दें कि ये बंदा वाकई बीमार है, ये सफ़र के काबिल नहीं है, तो उसको कभी भी उनकी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत वापस नहीं भेज सकती कानूनन, जब तक कि उसको मेडिकल बोर्ड और वो रिपोर्ट्स 100% फिट करार ना दे दें। बिल्कुल ठीक। अब अगर मियां नवाज शरीफ की पर्टिकुलरली आप बात करें तो मैं उनकी फिटनेस पे आती हूँ और मैं आपसे इनसाइड स्टोरी भी जानना चाहूंगी कि वो आखिर कितने अनफिट हैं या कितने फिट हैं। लेकिन मैं जरा पहले इस बात पे कमेंट हिलाली साहब का भी जरूर लेना चाहूंगी कि हिलाली साहब, ये अचानक हुकूमत को फिर से नवाज शरीफ की इतनी याद क्यों सताने लगी है, ये क्यों इतने अहम हो गए उनके लिए कि ये फिर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस उन्हें वापस ले आएं, और एक ऐसे लग रहा है कि पूरी हुकूमत का बस एक तरफ फोकस हो गया, ऐसा क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल गई? देखिए, ये तो एक बड़ा सिंपल इश्यू है ना। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जितना फोकस करें नवाज शरीफ पे, जितना बताएं कि वो ही इज अ क्रिमिनल, जितना बताएं कि वो ही हैज एस्केप्ड जस्टिस, जितना वो बताएं कि वो भाग गया है वापस नहीं आएगा, उतना उनको बेनिफिट होता है, उतना उनको पता चलता है कि हमारा ऑल्टरनेटिव अगर ये है तो ये किस किस्म का आदमी है। ये तो उनका पॉलिसी तो बड़े वाजे है। मगर मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि देखिए, आजकल के जमाने में टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कश्मीर का मामला हिंदू मुस्लिम इश्यू है कि इंडिया पाकिस्तान इश्यू है? मेक अप योर माइंड, कौन सा है वो इश्यू? अगर इंडिया पाकिस्तान इश्यू है तो यू हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली। अगर मुस्लिम हिंदू इश्यू है यू हैव टू टेक इट डिफरेंटली। आप तो इनके बारे में सोचते ही नहीं है, कभी डिबेट नहीं करते हैं। चलिए, इस बात पे मैं वापस आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नवाज शरीफ है, आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया इसके फॉलोअर्स ने, ये बच के भाग गया, माने इसको कुछ नहीं हुआ, ये नहीं कहता भाग गया, ही शुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड, मगर कुछ नहीं हुआ। इसने हाईजैकिंग के क्राइम कन्विक्ट हुआ, ऑन द क्राइम ऑफ हाईजैकिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी कोर्ट, डेथ पेनल्टी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसको हुदैबिया में पकड़ा गया था कंप्लीटली, इसको टेक्निकल इस पे उसको उन्होंने छोड़ दिया कि ये टाइम लिमिट खत्म हो गया है। इसको इन्होंने अगामा पे अभी पकड़ा है और अभी फिर भी भाग गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, विद दिस रिकॉर्ड क्यों हमारे अदालतों ने क्यों नहीं इंश्योर किया कि भाई ये जो ब्लड टेस्ट हो रहा है ये उसका खून है और किसी और का खून नहीं है, ये जो रिपोर्ट है वो उस खून का रिपोर्ट है, और वो एक ही तरीके से हो सकता था अगर वो अपने कंट्रोल में ये लिया करते ये टेस्ट, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को करें। भाई पंजाब गवर्नमेंट उसकी गवर्नमेंट है, हर आदमी इधर प्रमोट हुआ है, पोस्ट हुआ है और बेनिफिट्स उनके रिक्रूट हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ, इसलिए कि 30 साल उसके साथ ये था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्यों हुआ। अच्छा, साथ नहीं, एक मिनट, साथ गवर्नमेंट, यार गवर्नमेंट ने, आपने कुछ नहीं किया। आपने टू पॉइंट आउट ECL पे था, मगर आपने कहा, क्या कहा आपने क्या कहा? इमरान खान साहब, आपने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है। बताएं ना वो जो क्लिप है, अगर है आपके पास, सुनवा देते हैं। बिल्कुल है। मैं जरा सुनवा दूं। हिलाली साहब ने पहली दफा फरमाइश की कि क्या कहा था इमरान साहब ने। सुने जी, वजीर आजम साहब ने जाने से मुतालिक जो फैसला किया उस पर उनके क्या कमेंट थे? एक मुजरिम, अदालत जिसको मुजरिम करार दे देती है, हमें ये दरखास्त की जाती है कि उसको बाहर जाने दो। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं, और मैं ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। अच्छा, अब समीना मेरी नहीं, अब मेरी बात सुनिए। चलिए हिलाली साहब जरा वेट करें, इमरान साहब के पास काफी कुछ है। उस वक्त की जो मामले खुसूसी थी, फिरदौस आशी कावान साहिबा, उनका भी सुनवा दें कि वो उस वक्त क्या कह रही थी। आप देखिए पहले दिन से दोनों में क्या डिफरेंस तो था। सुनवाई जी, क्या कहती फिरदौस आशी कावान साहब ने, क्या था उस वक्त? सारी बहस के बाद प्राइम मिनिस्टर ने वोटिंग कराई और उसमें अक्सरियत ने उनको जाने देने की जो ऑप्शन थी, लेकिन जहां किसी की इंसानी जान जो है अगर वो खतरे में है तो हमें जिद, अपनी अना और हट दर्मी को एक साइड पे रखते हुए इंसानी हमदर्दी में ये इजाजत देनी चाहिए। हिलाली साहब,
गुजारिश ये है कि जब एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ मजीद बोलना पड़े तो बेहतर ये होता है कि आप एक दफ़ा सच ही बता दें। पहले दिन से काबीना के तमाम लोगों में और वजीर आजम में इख्तलाफ था। वो कोई एक बंदा एक बात करता था, दूसरा दूसरी बात करता था। आप तो बात करते हैं ना कि जी पंजाब गवर्नमेंट, आपको याद होगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिनको अब सेहत का मुआवन खुसूसी भी मुकर्रर किया गया है, जो CEO थे शौकत खानम के, इमरान खान साहब ने उनको भी भिजवाया था सर्विसेज हॉस्पिटल में। वो भी गए थे और उन्होंने भी जाके वजीर आजम साहब से कहा था कि जी वाकई जो नवाज शरीफ हैं वो उन्होंने तो रिपोर्ट से देखी थी ना। हिलाली साहब तो रिपोर्ट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, सुने मेरी बात सुने। बात ये है कि रिपोर्ट्स जो है ना, रिपोर्ट्स उन्होंने जाके सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं थी देखनी। जब पंजाब गवर्नमेंट, इनकी वजीर सेहत सब ये उसको ऑन कर रहे थे। अब बात हो रहा है जो इससे भी बड़ी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं। नहीं, आपकी बात लॉजिकल है इमरान, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात लॉजिकल है, आप सही कह रहे हैं, ये शायद झूठी कह रहा है। मगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, हमारे कोर्ट्स और खास तौर हमारे गवर्नमेंट, मैंने क्यों रिलेट किया है आपको कि ये बैकग्राउंड इस आदमी की, कितने दफे इसने जुल्म किया है, कानून तोड़ा है और बच गया है। मैं ये जानना चाहता हूं क्यों उस वक्त ये सैंपल नवाज शरीफ का है, ओके, ये सैंपल किसके हाथ में, इसके हाथ में, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम इसको लेबोरेटरी में जा रहे हैं, हम लेबोरेटरी को गार्ड कर रहे हैं, अभी उसका टेस्ट हो रहा है। हाँ, ये टेस्ट उस सैंपल का है, आप ये तो किया ही नहीं। हाँ, बाद में आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। भाई, रिपोर्ट इज ऑन द सैंपल। अगर सैंपल उस आदमी का नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ रिपोर्ट? बिल्कुल हिलाली साहब, मैं आपको इससे भी बड़ी एक एग्जांपल देता हूं। आप ये देखें, अब इस रिपोर्ट की तहकीक हो सकती है। रिपोर्ट को छोड़ें, अभी मैं जो इससे भी अगली बात कर रहा हूं। अभी तो ये सब मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। उस वक्त ये कहां थे? आपको याद है नवाज शरीफ का नाम तो ECL में था, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम था। जब अदालत में यह पूछा गया कि जनाब उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से किसने निकाला, तो उन्होंने कहा जी काबीना ने निकाला। काबीना ने कहा उनका नाम निकालें। अब जो हुकूमत मिलके सारी जिम्मेदारी अदालत पे डालती है, ये उस पे डालती है। बात ये है, काबीना में तो नवाज शरीफ नहीं था, काबीना तो आपकी थी। लेकिन काबीना ने तो उन्हीं रिपोर्ट्स पे फैसला किया ना। बात तो वहीं आ गई ना। सुन ले, बात ये है कि मैं कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ ने रिपोर्ट्स भी मैनेज करनी, नवाज शरीफ ने आपकी काबीना को भी मैनेज कर लिया, नवाज शरीफ ने आपके शौकत खानम के CEO को भी मैनेज कर लिया। उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट्स मैनेज कर ली ना। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट्स मैनेज कर ली, असल चीज उसके ऊपर अदालत भी मैनेज हो गई, काबीना भी हो गई। असल बात ये है जो हिलाली साहब आखिरी बात फिर आप इस पे जरूर करें। असल बात ये है कि जो हम हमेशा इस प्रोग्राम में करते हैं कि जो एक देखी या अनदेखी डील थी जिसमें ये सारे मामला तय हो गए थे कि होगा क्या, सारा स्क्रिप्ट जो लिखा गया उसके मुताबिक सब कुछ हो गया। अब वो जिम्मेदारी आप हिलाली साहब पे डाल दें, वो इमरान यकूब पे डाल दें, वो समीना पाशा पे डाल दें, लेकिन हुआ सबकी मर्जी से। ठीक है, किसी एक अब ये तो हो गया। मुझे अब जरा थोड़ा जी लाली साहब कर लें बात। जी मैं आई एंटायरली एग्री। मैं ये कहना चाहता था मैंने शुरू किया इसलिए कि इसके अरेस्ट से इसका डेट ऑफ डिपार्चर और मीन्स ऑफ डिपार्चर और सब चीज अग्रीड था, पहले से अग्रीड था। क्या होगा और वो क्यों निकलेगा, कोई आदमी के पास जुर्रत नहीं थी कहने के लिए कि मैंने उसको दिया है। मैं कहता हूं अंपायर भी हाथ धो के निकल गए, कोर्ट्स भी हाथ धो के निकल गए। हम ये कोर्ट बेल दे सकता है बंदे को, बिल्कुल कन्विक्टेड आदमी को वो बेल दे सकता है, मगर माय गॉड किसको इसने बेल दिया है इतने इंपॉर्टेंट केस में जो मुल्क के बाहर। लेकिन अब आगे सिचुएशन बड़ी गंभीर है। थोड़ी डिबेट को अभी कंसेंसस इस पे हो गया, थोड़ी सी डिबेट को आगे मुझे लेके जाने दें। मुझे ये जानना है कि अब होगा क्या। चले जिसने भी एक डील के तहत कर भेज दिया, चले गए, सबकी रजामंदी से चले गए, ओके फाइन, लेकिन अब वापस लाने की अगर बात हो मगर ये आप सवाल ये नहीं माफ करिए, ये आप सवाल कैसे पूछ सकती हैं? क्या ब्रिटेन तो कहेगा कि तुम उसको भेजना चाहते हो वापस मरने के लिए? हाँ जी, माने तुमने खुशी से उसको एयर एम्बुलेंस से भेजा है। You have recognized the seriousness of his illness. और शहजाद अकबर साहब को पता है इस बात का, वो यही बात कह रहे हैं कि मुजरिमान की हवाली के वाले से माफ करिए, नहीं छोड़िए शहजाद अकबर को, वो तो एक पेड गवर्नमेंट का आदमी है। मैं आपको ये कह रहा हूं
कि ये मैं आपसे कह रहा हूं, ब्रिटेन गवर्नमेंट कहेगी हैंग ऑन पाकिस्तान, तुमने इसको भेजा इसलिए कि मर रहा था, ये आ गया, इसके डॉक्टर्स तो कह रहे हैं अभी भी मर सकता है। ये है प्रोफेशनल ओपिनियन। आप मेरे से प्रोफेशनल ओपिनियन चाहते हैं? मैं लिख के ले आऊंगा कि जफर इलाली 140 साल तक रह सकता है। अगर मेरे पास इतने पैसे हैं मैं निकाल के ले आऊंगा उधर से। ठीक है। What are you trying to say? ओके, अब मुझे ये जानने दें फिर उनकी सेहत है कैसी इमरान साहब? अब ये तो ना नून लीग वाले बता रहे हैं, आगे से जैसे हम सब भी पूछते हैं कि जिम्मेदारी तो जाहिर है फिर इन्हीं के ऊपर आती है ना, जिन्होंने भेजा है, सब ने मिलके भेज दिया, चलो सब पे जिम्मेदारी, लेकिन नून लीग वाले भी तो नहीं बता रहे ना कि वो ठीक है या नहीं। मैं बताता हूँ हिलाली साहब, अब मैं बताता हूँ आपको कि आजकल मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे जो बहुत करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब अब पहले से बहुत बेहतर हैं। वहाँ पे पोजीशन ये है लंदन में कि वो चहलकदमी तो करते हैं, लेकिन वो अब जो हसन नवाज और हुसैन नवाज का ऑफिस है हाइड पार्क के पास, डेली वहाँ जाते हैं, वहाँ पे 3-4 घंटे उस ऑफिस में भी गुजारते हैं। और उसके अलावा यही नहीं कि सिर्फ वहाँ वक्त गुजारते हैं, बल्कि अब वो वहाँ अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, मिलने वालों से मुलाकातें भी करते हैं। अब उस तरह से वो नहीं है कि ना किसी से मिलते हैं और ना कुछ। और उसके बाद तो ठीक हुआ ना, हाँ, इवनिंग में वो वॉक भी करते हैं। यानी कि अब उनकी जो इस वक्त माने एक और इलेक्शन वो लड़ सकते हैं, एक और इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक और दफा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। नहीं, हमारी तो दुआ है जी, अल्लाह करे कि वो चाहे जितने मर्जी इलेक्शन लड़े। हम तो इसका मतलब वो काफी ठीक है। पहले ये बात न्यू लीग वाले क्यों नहीं बताते कितने प्लेटलेट्स हैं, अब वो ठीक हैं, स्टेबल हैं, कब उनका हो जाएगा सारा प्रोसेस, वापस कब आ जाएंगे, बता दें। समीना आप बड़ी मासूम है भाई, नून लीग वाले क्यों बताएं? नून लीग वालों को तो फायदा इसमें, नून लीग वाले क्यों ये बताएं? ये काम तो जब हुकूमत ने उन्हें बीमार डिक्लेयर करके बाहर भेजा तो अब हुकूमत ही बताए। वो अब ठीक हैं और काफी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, जो अक्सर सेहतमंद लोग करते हैं। तो नाज़रीन इसी पॉइंट पर एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी कुछ बात करेंगे कि नैब के ये मामलात सिर्फ अपोजिशन तक हैं या हुकूमत के भी लोग, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, उनके गिर्द कौन सा घेरा बहुत तंग हो रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब के शिकंजे में हैं। इब्तदाई तौर पर तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि शराब लाइसेंस केस में उन्हें बुलवाया गया था, फिर उसके बाद एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के हवाले से भी उनसे सवालात किए गए, और अब ये भी खबर है कि मज़ीद भी दायरा कार बढ़ा दिया गया तहकीकात का, और लाहौर के इलाके ठोकर के पास जो गेटवे है उससे जो मनसूबा मुतालिक है उसमें भी इनके ऊपर अब इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरीज तो हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ इनसे मुतमिन नहीं है, बल्कि वो ऐसा लगता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट रखते हैं वज़ीर आला के ऊपर। लेकिन वाक़फ़ा ने हाल कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वो क्या कहानी है इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं वो IB से सब चेक करवाते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ये है नए नए रोज़ केस खुलते हैं। तो वाक़फ़ा ने हाल क्या बता रहे हैं, मसला क्या है इन केसेस की इंक्वायरी? समीना, वाक़फ़ा ने हाल ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने ये तो बता दिया कि उन्होंने IB से चेक करवाया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि उन्हें एक और तहकीकाती इदारा जो कि IB से बहुत ना सिर्फ मोतबर समझा जाता है बल्कि उसको ज़्यादा प्रोफेशनल भी माना जाता है, और उसकी एक पूरी दुनिया में अपनी एक अहमियत है। उस इदारे ने जनाब वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उनके ये जो वज़ीर अकरम प्लस हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उनके हवाले से पूरी एक फ़ाइल उन्हें दी गई। अच्छा, थी। फाइल बिल्कुल तैयार फाइल एक वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा। इस पर आपको याद होगा कि एक दिन फिर अचानक से वज़ीर आज़म ने कॉल किया और उस्मान बुज़दार साहब लाहौर से अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है ना हंगामी दौरे पे तूफानी दौरे पे इस्लामाबाद पहुंचे। ये उस दिन हुआ? हाँ जी, जब ये हुआ तो हमारे वाक़फ़ा ने हाल के मुताबिक हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म ने वो पूरी फाइल जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले की, और उनको कहा, हाँ जी, उनको कहा कि ये देखें आपके बारे में ये मामलात हैं, तो आप ये सारी चीजें तो ये वो सारी तैयार फाइल उठा के खुद मुल्जिम के ही हवाले हाँ जी, क्योंकि वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो वसीम अकरम साहब बिल्कुल, वसीम अकरम प्लस बिल्कुल मासूम है और उन्होंने IB से कराई। अब हमारा सवाल ये है कि जनाब अगर IB इतनी ही अच्छी है, IB भी आपको इतना ही यकीन है कि आप ना नैब की कार्रवाई को समझते हैं, ना आप
जो हैं और तहकीकाती इदारे उन पे एतमाद करते हैं, तो फिर मेहरबानी करें जितने अपोजिशन के भी केसेस हैं वो सारे नैब से लेके आईबी को दे दें, तो आईबी से तफ्तीश करवा लें, आईबी जो के उसको सच मान लें। लेकिन आपको ये भी आप सुनिए, सबसे अहम बात एक ये भी आप जहन में रखें कि आईबी जो है वो क्या है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आईबी जो है वो वजीर आजम के मातहत होता है, और आम तौर पे ये पिछले 70-72 सालों में वतीरा यही रहा है कि जो वजीर आजम की चीज़ होती है आईबी की तरफ से उनको वही पेश कर दी जाती है। तो इसलिए ये सारी खेल है जो हमारे नैब बेचारा ऐसे में क्या तैयार कर लेगा जो खान साहब, तो फिर वो मानेंगे नहीं, रद्द कर देंगे मुझे तो। अब वो कहते हैं ना चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी मरे। क्यों लाली साहब आप क्या कहते हैं, ये जो स्टोरी इमरान साहब ने बताई है इसके बाद बुज़दार साहब तो फिर मेरा ख्याल है फिर सत्ता ही खैर है उन्हें, फिर इन्हें कौन हटा सकता है अगर ऐसी सिचुएशन है। देखिए पहली बात तो ये है कि बाय द वे इट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो नॉट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिस पे पास कम इंटेलिजेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा किया इमरान खान ने, आई सपोर्ट हिम कम्प्लीटली। अगर मेरे राइट हैंड मैन को के खिलाफ मेरा जो सीधे हाथ का आदमी है, हमें जिसके मैं इतना एतबार करता हूँ, उसके खिलाफ इतने बड़े चार्जेस हैं, मैं उसे कहता हूँ भाई मैं तो तुम्हारे जानता था और मैं तुम्हें ये लो, ये देखो और इसका जवाब दो। व्हाई नॉट? आखिर आप जवाब चाहते हैं ना, आखिर आप उससे जवाब चाहते हैं तो उसको देने का क्या, व्हाट इज रॉन्ग? क्या आप समझते हैं कि वो जाके विटनेसेस से बात करके एविडेंस चेंज टर्न करेगा? नहीं, कम ऑन, गेट अ ग्रिप। मेरे ख्याल में ये, चलिए अमूमन ऐसा नहीं होता है, मगर अगर वो बोल दे या बता दे फर्क क्या पड़ता है। और इमरान खान इस पे इतना एतबार करता है कि मेरे ख्याल में वो बड़ा नेचुरल रिएक्शन था, बड़ी अच्छी बात है उसने किया। अच्छा। मगर उससे पहले जो इन्होंने जाके स्टेटमेंट्स दिए हैं उसकी हिमायत में, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। भाई आपने पढ़े बगैर उसको क्लीन चिट दे दिया। वो शराब के बारे में तो आपने क्लीन चिट दिया, किस बहाने पे? बहाना आपका ये था कि वो तो डीजी एक्साइज दे सकता है, नॉट द चीफ मिनिस्टर। मगर आपको इतना तो पता है ना कि आप इतने मासूम नहीं है कि इतना बड़ा लाइसेंस, इतना बड़ा, इसका मतलब जो इतना लुक्रेटिव होता है जिसमें इतने पैसे देते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के नॉड के बगैर नहीं आता है। आपको पता है ये बात, तो फिर क्यों कहा आपने? और तो आपने कह के, नहीं वेट अ मिनट, आपने कह के नैब को आपने इंसल्ट कर दिया, हमें नैब को आपने रद्द कर दिया। एक तो उनकी डिप्लोमा, उनके रिवाज तरीके जो हैं वो खत्म किए, उनके राइट हैंड सब क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने खुद रही सही, मगर अब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं लाली साहब, आपने यानी इदारे की क्रेडिबिलिटी को ही आपने क्वेश्चन कर दिया खुद वज़ीर आज़म होते हुए। लाली साहब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है, जब नैब ने राहील सदीकी साहब को बुलाया तो अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उनका बयान मंगवा के नैब से वो बयान पढ़ लेना, इतने होशरुबा इंकशाफात हैं उस बयान में कि आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरी, अब जो नैब के हवाले से बात है तो आप 2 सालों में हुकूमती रवैया देख लें। जब नैब की तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ होता है तो हुकूमत की तरफ से बड़ी तारीफें की जाती हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी हुकूमती शख्सियत पे कोई बात होती है, आपको याद है नईमुल हक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब अलीम खान का केस हुआ था तो उनके कैसे बयान आए थे। इसी तरह से जब भी किसी वजीर की, किसी मशीर की बात होती है तो हुकूमती लोग नाराज बिल्कुल हो जाते हैं। तो ये चीजें इसी तरह से चल रही हैं। शराब लाइसेंस की बात हो रही है तो मुझे याद आया कि एक खबर ये भी हमारे उससे गुजरी नज़रों से कि अतीका ओडो साहिबा जो एक्ट्रेस हैं बड़ी मशहूर, 9 साल उन्होंने एक केस भुगता है। शराब की 2 बोतलें उनसे बरामद हुई मुबैना तौर पर और उसके बाद 9 साल वो केस चला है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया था इसके ऊपर और अब 9 साल बाद उस केस का फैसला हुआ है और वो इससे बरी हो गई हैं। मैं आप दोनों का थोड़ा कॉमेंट इस हवाले से जरूर जी। 9 साल लगे हैं गलत 9 साल लगे हैं अदालत को गलत फैसला देने के लिए। वाह वाह क्या कमाल है। ये कैसे आपने अलग फैसला दे दिया लाली साहब बगैर सुने किसी फरीक को, ये कैसी बात है? इसलिए कि जो फरीक है वो पता है जिन्होंने मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ वो सिर्फ जानना चाहता हूँ वो 3 बोतल हैं किधर इस वक्त। अच्छा हिलाली साहब,
ये फैसला होने में कि उन बोतलों में शराब है या नहीं 9 साल से ज़्यादा टाइम लगा, 216 पेशियाँ हुई, 16 जज तब्दील हो गए। मैं कहता हूँ फिर भी ये बेचारी एक्ट्रेस थी बेचारी, बस तो इतना टाइम लग गया। अल्लाह के चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी जो थे वो उन्होंने 100 वोटो लिया था। यहाँ तो जो पावरफुल शख्सियत हो तो 1 मिनट में बोतल में से शहद निकल आता है, आपको नहीं पता? ये और एक और बात जी, इस मुल्क में पैसे चोरी करना ठीक है, मगर शराब पीना गुनाह है। अच्छा, और एक और बात है हिलाली साहब कि ये सिर्फ ये मामला नहीं है। अभी रिसेंटली इसी अगस्त के महीने में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, जो मतहत अदालतें हैं पाकिस्तान की उनमें 16,63,528 मुकदमात ऐसे हैं जिनका फैसला होना भी बाकी है। आप ये देख लें, पंजाब की मतहत अदालतों में 12,87,000, सिंध में 1,05,000, खैबर पख्तूनख्वा में 2,10,000, बलोचिस्तान में 17,000 और इस्लामाबाद में 43,000। तो आप ये देखें, इतने 16 लाख से ज्यादा हैं मुकदमात। और ये आप मेरा बेसिकली आज इस पे बात करने का मतलब कि पॉइंट आउट ये किया जाए कि प्रायोरिटीज क्या है ना, और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी अदालत जो है वो जज जी लाली साहब आप बात करें। इसका मतलब था कि शराब भी था और पैसे भी हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में 2017 में सजाए मौत पाने वाले को जिस वक्त यहाँ पे बरी किया गया तो पता ये चला कि वो बेचारा तो 2 साल पहले जेल में मर चुका है। यहाँ तो ये हालत आ जाती है। मेरा पॉइंट जो था ना, पॉइंट ऑफ कंसर्न, लाली साहब आप थोड़ा सा उसको लाइटर साइड पे ले गए, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न था, गलत या सही जो भी फैसला, आप इस पे इतराज कर सकते हैं या तहफुजात हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने सुओ मोटो लिया है, तो वो किस बात पे लिया है, और उसके बाद उस चीज़ को डिसाइड होने में इतने साल लग गए हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि जो अरबों की करप्शन और इतने गोरख धंधे और वाइट कॉलर क्राइम, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें इस निज़ाम इंसाफ से कि यहाँ पर कोई जल्दी फैसले हो सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट कॉमेंट इस पर करना चाहें तो कर दें, मैं फिर वरना ब्रेक लेती हूँ। जी लाली साहब। तो आप बात कर रही हैं जुडिशल सिस्टम पे, तो मैं समझता हूँ ये जुडिशल सिस्टम ख़त्म हो गया, इसको बदलें, ये तब्दीली इधर से ही शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत इसमें फास्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से आते हैं। तो एक जो अच्छी रिफॉर्म हुई है खैबर पख्तूनख्वा में जिसका आगाज़ हुआ है, उससे ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, कि सेहत की सहूलत अब हर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी को मैसर हो गई है, जिसकी फ़ीस जो है वो सारी गवर्नमेंट भरेगा। कैसे, एक ब्रेक के बाद आपको बताएं। सेहत इंसाफ कार्ड सबको मिल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा इसका इजरा हो गया है, हर ख़ानदान इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा इकदाम है, सेहत बुनियादी सहूलत है, सबको मिले और स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? क्यों इलाली साहब, ये तो अच्छा इकदाम है, अप्रिशिएट करेंगे इसको, वादा भी था इनका। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा इकदाम है। 2-4 पॉइंट जल्दी से मैं बता दूं। फर्स्ट क्लास है, मगर मैं जानना चाहता हूं ये फाइनेंस कैसे होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अस्पताल के स्पेस हैज इंक्रीज, मेडिसिन का डिमांड फौरन आ जाएगा। आप बताएं डॉक्टर्स क्या कहेंगे वो पेशेंट्स को कि हमारे पास है नहीं मेडिसिन? ये तो बहुत बुरा होगा। और ये पूरा पैकेज, हाउ मच विल दिस होल पैकेज कॉस्ट? और देखिए, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कौन सा इंश्योरेंस कंपनी? स्टेट लाइफ? माफ करिए, अगर आप स्टेट लाइफ के पास जाएंगे तब पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बहुत है। क्यों? वो आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको मॉनिटर करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या ये आदमी आया था, 1 दिन ठहरा था, 2 दिन ठहरा था। मिसाल के तौर पे आप बीमार होते हैं, आप चले जाते हैं उधर, वो कहते हैं ठीक है ये दवाई लो और चले जाओ, मगर अस्पताल और आप मिल के लिख लेते हैं कि इसको 1 डे हॉस्पिटलाइजेशन 5,000 7,000 जो भी वो होता है। तो दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास आप जाएंगे, वो हो सकता है कि नहीं। प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास आप जाएंगे, अगर आप उधर जाएंगे उनका भी मिलाप कुछ हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि खुदा के लिए आपको बड़ी इसको मॉनिटरिंग के लिए आपके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक, केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। एक लास्ट पॉइंट इज एवरेज रिसर्च किया गया है कि 1 लाख के क्लेम पे 30,000 जो होगा वो प्रोबेबली फ्रॉड होगा।
अच्छा जी इमरान साहब, अभी कैसे इस चैलेंजेस से निपटेगी? नीयत बड़ी अच्छी है, पहली बात, इकदाम बड़ा अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि खान साहब ने, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोगों से ये चेक करवाया कि जो इस कार्ड का पहला मरहला था उस पर पूरी तरह से अमल हो गया? क्या पहले मरहले में जिन इलाकों में ये था तमाम लोगों को मिल गए कार्ड? वहाँ अगर नहीं मिले तो क्या वहाँ पे अस्पतालों में लोगों के इस सिलसिले में मुश्किलात तो पेश नहीं आई? क्योंकि मैंने जब अपने ब्यूरो चीफ पेशावर से बात की, आमिर शहजाद से, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कई लोगों को अभी भी, पहले मरहले में भी कई लोगों को शिकायत हैं। वो कहते हैं जी कई साल से हम दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमें कार्ड नहीं मिला, कुछ हैं तो हम वो इस्तेमाल नहीं कर सके, अस्पताल में उस तरह से नहीं है। और आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे कि खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जानवरों की तरह रखा जाता है और जायदुल मियाद दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो किस तरह से निपटेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? ये मसाइल बहुत सारे हैं। अच्छा इकदाम है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और केयरफुली स्टडी करने की ज़रूरत है और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम फिर भी दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इस पर हो सकेगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि ये ना सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये सहूलत मिले, बाकी सूबे भी इसको फॉलो करें। इसी पॉइंट के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह।